तो एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, देखिए इसको, इस कंसेप्ट को देखते हैं। इस कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इन सभी का जो मैकेनिज्म होता है, इनका जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन होता है, उसको हम लोग इस एनर्जी बैंड थ्योरी से, एनर्जी बैंड के कंसेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एनर्जी बैंड के कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूं, और मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे सोडियम के एटम्स हैं। एक सोडियम एटम, दूसरा सोडियम एटम, एक और सोडियम एटम, और ऐसे 4-5 सोडियम के एटम्स हमारे पास हैं। ठीक है। अब ये सोडियम एटम्स अपनी आइसोलेटेड स्टेट में, आइसोलेटेड स्टेट का मतलब है कि ये सोडियम एटम इस सोडियम पर, ये इस पर, ये इस पर, कोई भी दो सोडियम एटम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे पर किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लगाएंगे। तो जब एक सोडियम एटम दूसरे सोडियम एटम पर कोई फोर्स नहीं लगाता, तो सोडियम एटम्स आर सेड टू बी इन आइसोलेटेड स्टेट। या इसको और क्लियर करने के लिए हम ये बोल सकते हैं, ऑल द सोडियम एटम्स आर इन देयर वेपर स्टेट। ये वेपर की स्टेट में है। इसका मतलब ये इससे इतना दूर है कि एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये एटम इससे इतना दूर है कि एक दूसरे से ये इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये इससे इतनी इंटर एटॉमिक सेपरेशन पर है कि एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं, कोई भी किसी भी टाइप का इंटरेक्शन इनसे आपस में, इन एटम्स का नहीं हो पा रहा है। तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड स्टेट। अब देखिए, आइसोलेटेड स्टेट में ही हम लोग सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 11 एटॉमिक नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, और इसके बाद आता है 3s1। सोडियम एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, ये सोडियम एटम का उनकी आइसोलेटेड स्टेट में क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, वो एटम का लिखते हैं और उसकी आइसोलेटेड स्टेट में लिखते हैं। तो ये एटम सब अलग अलग है। हम बात कर रहे हैं सॉलिड्स की, हम बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, हम एटम की बात नहीं कर रहे हैं। हमने शुरुआत एटम से जरूर करी है, और जो एनर्जी बैंड का कंसेप्ट है वो सॉलिड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम सोडियम एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करें, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3s में एक इलेक्ट्रॉन है। मैं अभी इनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है इनकी बात में नहीं कर रहा हूं, इन पे भी हम लोग आएंगे। पर अभी हमारा ज्यादा फोकस किस पे रहेगा, एनर्जी बैंड का कंसेप्ट वाला समझने के लिए ज्यादा फोकस हमारा रहेगा 3s1 पे। मतलब ये जो आइसोलेटेड स्टेट का सोडियम एटम है, ये इसका 3s ऑर्बिट है, और इस 3s ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से। ये दूसरा आइसोलेटेड सोडियम एटम है, और इसके भी 3s में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 3s बनाया, सभी के 3s में एक एक इलेक्ट्रॉन। और कोई भी एटम दूसरे एटम से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, मतलब किसी भी टाइप का कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई इंटरेक्शन दो एटम के बीच में नहीं है, कोई भी दो एटम के बीच में नहीं। तो इस आइसोलेटेड स्टेट में अगर मैं सोडियम एटम के 3s लेवल की टोटल एनर्जी की बात करूं, तो टोटल एनर्जी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, एक डेफिनेट वैल्यू होगी, और उस डेफिनेट वैल्यू को या उसके उस डेफिनेट एनर्जी लेवल को हमने इस लाइन से रिप्रेजेंट करा।
इस लाइन से रिप्रेजेंट करा। मान लो कि इस सोडियम एटम के 3s की जो टोटल एनर्जी है, मान लीजिए कि वो है -100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये एक सोडियम एटम के 3s की टोटल एनर्जी है, 3s की टोटल एनर्जी है, दैट इज -100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये सोडियम एटम अपने 3s लेवल में कितनी एनर्जी, 3s लेवल के अकॉर्डिंग इसके पास कितनी एनर्जी होती है इस एटम के पास, -100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब मैं इस 3s को डिनोट करूंगा इस लाइन के थ्रू, इस एटम को डिनोट करूंगा इस पॉइंट के थ्रू। मतलब ये एटम, इसका 3s लेवल -100 को बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं इस एटम का 3s का एनर्जी लेवल लिखना चाहूं तो मैं ये लिखूंगा, ये एक लेवल होगी। दूसरा एटम भी आइसोलेटेड स्टेट में और इसके भी 3s की एनर्जी क्या होगी, -100। तीसरे एटम की भी 3s की एनर्जी -100। चौथा, पांचवा, n नंबर ऑफ सोडियम एटम्स अगर मैं कंसीडर करूं, कितने, n। तो n नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना इन सब चीजों को, n नंबर ऑफ सोडियम एटम्स के 3s लेवल की टोटल एनर्जी -100 ही होगी। ओके, कौन सी स्टेट में, आइसोलेटेड स्टेट में। इसका मतलब क्या कि एक एटम दूसरे एटम से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो सभी के 3s की एनर्जी एक ही रहेगी, -100 रहेगी। अब जरा ये सोचिए कि अगर मुझे सोडियम का क्रिस्टल बनाना है, सोडियम का सॉलिड बनाना है, तो सोडियम का सॉलिड बनाने के लिए, सोडियम का क्रिस्टल बनाने के लिए सोडियम का सॉलिड बनाने के लिए, सोडियम का क्रिस्टल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका सॉलिड बनाने के लिए इसके जो एटम्स हैं जो अपने आइसोलेटेड स्टेट्स में, इनको पास पास लाना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि वेपर स्टेट में एटम के बीच की जो दूरी है वो ज्यादा होती है और सॉलिड स्टेट में एटम्स के बीच की दूरी वो कम होती है। तो क्रिस्टल मतलब सॉलिड बनाने के लिए हमें इन एटम्स को एक दूसरे के नजदीक लाना होगा, पास में लाना होगा। जब हम इन एटम्स को पास में लेकर आते हैं, जब इन एटम्स को पास में लेकर आते हैं सॉलिड बनाने के लिए, तो क्या होता है समझिए, क्या प्रोसेस होती है। तो जब हम पास में लेकर आते हैं, इनका इंटर एटॉमिक सेपरेशन हम कम करते हैं, तो इनका जो आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है ना, और ये जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में क्या करना शुरू कर देते हैं, इंटरेक्शन शुरू कर देते हैं। पहले नहीं था, क्योंकि पहले ये एटॉमिक डिस्टेंस ज्यादा थी, ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से एक एटम दूसरे एटम से इंटरेक्ट नहीं करता। पर अब सॉलिड बनाने के लिए हम दो एटम को पास लेकर आ रहे हैं, इनका एटॉमिक सेपरेशन, इंटर एटॉमिक सेपरेशन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो जब ये सेपरेशन कम होता है तो ये बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन शुरू कर देता है। इस इंटरेक्शन की वजह से दोनों एटम अपनी अपनी एनर्जी को क्या कर लेते हैं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 3s की, अपनी अपनी 3s की एनर्जी को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। मतलब क्या, मतलब जैसे देखिए कि जब आइसोलेटेड स्टेट में ये एटम था, जब इस पर किसी का कोई इंटरेक्शन नहीं था, कोई असर नहीं था, तो इसके 3s की एनर्जी थी -100 और हमने इसको एक लेवल बना दिया, -100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक लेवल बना दिया, और ये एटम इस लेवल पर इस तरीके से लिख दिया गया। जब इंटरेक्शन होता है तो ये एटम अपनी एनर्जी चेंज कर लेता है। जब ये एटम पास पास आते हैं सॉलिड फॉर्मेशन के टाइम पर, तो एक एटम दूसरे एटम से इंटरेक्शन की वजह से, या फिर ऐसा बोले, इस इंटरेक्शन का एक और थोड़ा टेक्निकल नेम है, वो है कि इस 3s के इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन होता है,
वो इसके 3s इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन के साथ ओवरलैप करता है, और जब ये ओवरलैप करते हैं तो एनर्जी इनकी क्या होती है, कम ज्यादा होती है। किसी की एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से बढ़ जाती है, किसी की एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से बढ़ जाती है, -100 से ज्यादा मतलब ऊपर चली जाती है, किसी की और भी ज्यादा हो जाती है, किसी की कम हो जाती है। इस -100 से किसी की कम भी हो जाती है, किसी की और भी ज्यादा हो जाती है, किसी की और भी कम हो जाती है। मतलब ये एटम जो शुरुआत में आइसोलेटेड स्टेट में इस लेवल को बिलोंग कर रहा था, आफ्टर सॉलिड फॉर्मेशन यही सॉलिड का जो पार्ट है, ये एटम जो सॉलिड का पार्ट है, वो इस लेवल को बिलोंग नहीं करता, वो इस लेवल पे चला जाता है, वो उसका 3s एनर्जी लेवल इस लेवल को बिलोंग करने लगता है, मतलब -100 से ज्यादा एनर्जी वाला लेवल। दूसरा एटम हो सकता है, दूसरा एटम पहले तो आइसोलेटेड स्टेट में -100 को बिलोंग कर रहा था, अब ये एटम हो सकता है कि इस लेवल को बिलोंग करे, इस लेवल को बिलोंग करे, मतलब ये हो सकता है -102 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बिलोंग करे, हो सकता है ये -98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बिलोंग करे। इतना बहुत गैप तो नहीं होता है, मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं। ये -98 को बिलोंग कर रहा है, -102 को बिलोंग कर रहा है, इसकी एनर्जी और कम होगी। ऐसे ही ये ऐसे n नंबर ऑफ एटम्स क्या करते हैं, n नंबर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। n नंबर ऑफ एटम्स के 3s एनर्जी लेवल की टोटल एनर्जी जो पहले एक सिंगल वैल्यू हुआ करती थी -100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब वो डिफरेंट एनर्जी के लेवल्स में डिवाइड हो गई। मैं बात करूं 3s की, ये 3s में ही ये चेंजेस आ रहे हैं सॉलिड फॉर्मेशन की बात। तो अब जो 3s एनर्जी लेवल, जो सिंगल एनर्जी वाला एक लेवल बोला जाता था, अब ये 3s एनर्जी लेवल n नंबर ऑफ न्यू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। कहां से कहां तक, -100 से कुछ नीचे तक भी और -100 से कुछ ऊपर तक भी। ये बहुत सारे इस टाइप के n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया ये 3s। मतलब पहले एक लेवल था, ऐसा सिंगल लेवल था, अब वो लेवल एक स्प्लिट हो गया। और इसी मेन एनर्जी लेवल में न्यू एनर्जी के डिफरेंट लेवल्स का, न्यू एनर्जी के डिफरेंट लेवल्स का फॉर्मेशन हो गया। एक मेन एनर्जी लेवल, एक सिंगल, एक 3s मेन एनर्जी लेवल न्यू डिफरेंट एनर्जी के लेवल्स में स्प्लिट हो गया। तो जब एक मेन एनर्जी लेवल न्यू एनर्जी के लेवल्स में क्या होता है, इस तरीके से स्प्लिट होता है, सॉलिड फॉर्मेशन के टाइम पर, सॉलिड फॉर्मेशन हो जाने के बाद जब इस तरीके से स्प्लिट होता है, तो उस मेन एनर्जी लेवल में एक लेवल नहीं रहता है, बल्कि बहुत सारे न्यू एनर्जी के लेवल का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब अब ये जो एनर्जी लेवल है, अब ये एनर्जी लेवल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, एनर्जी बैंड बन गया। बैंड मतलब जिसमें बहुत सारे लेवल हो सकते हैं। एनर्जी लेवल मतलब एक सिंगल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट होने वाला लेवल, और बैंड मतलब जिसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हो। तो यहां से यहां तक जब आप एक मेन एनर्जी लेवल को यहां से यहां तक जब न्यू एनर्जी के लेवल्स में स्प्लिट करेंगे, तो इसको लेवल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बैंड। और ये किस चीज का बैंड है, एनर्जी का बैंड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड इन सॉलिड। तो ये हमने देखा कि सॉलिड, सोडियम जैसे सोडियम का जब सॉलिड बनता है तो उसके एक मेन एनर्जी लेवल, हमने एग्जांपल के लिए 3s लिया है, उस मेन एनर्जी लेवल में किस तरीके से एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होता है। एक एनर्जी बैंड बन गया, समझ गए होंगे। चलो छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कई बार नहीं आ पाता है समझ में। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, और वो एग्जांपल सुनिए। वो एग्जांपल है, मान लीजिए
कि एक ग्राउंड है, ओपन ग्राउंड है, बहुत सारे बच्चे उसमें खेल रहे हैं और सभी, थोड़ा ध्यान देना, इमेजिन करना, और सभी बच्चों के पास दो पॉकेट है, दो पॉकेट है। एक पॉकेट खाली और दूसरे पॉकेट में 100 रुपए के, टोटल 100 रुपए का अमाउंट है और बहुत सारे कॉइन के फॉर्म में वो अमाउंट है, मतलब एक 100 रुपए की चिल्लर हमने भर दी दूसरे एक पॉकेट में, सिर्फ एक ही पॉकेट। अब जब ये बच्चे अलग अलग होंगे तो सबके उस एक पॉकेट में कितने रुपए होंगे? 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए होंगे। बहुत सारे बच्चे और एक बड़े से ग्राउंड में, सब बच्चे अलग अलग हैं। एक एक पॉकेट में 100 रुपीस की चिल्लर भरी हुई, दूसरा पॉकेट क्या है? खाली। तो जब तक ये अलग अलग है, जब अलग अलग है इसका मतलब आइसोलेटेड स्टेट में, जब तक एक बच्चा दूसरे बच्चे से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है तब तक इनके एक पॉकेट में क्या रहेगा? वो 100 रुपीस सुरक्षित रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। जैसे कि इन सभी सोडियम एटम की आइसोलेटेड स्टेट में इन सबके 3s की एनर्जी क्या थी? -100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे मान लीजिए वो 100 रुपए, ठीक है भाई, आइसोलेटेड स्टेट में। अब जरा सोचिए कि मैं इन बच्चों को पास पास ले आता हूं, पास पास ले आया मैं तो सब बच्चों को, अच्छा दूर दूर थे तब तक एक दूसरे से किसी को कोई मतलब नहीं था, और जब ये सब पास आ गए तो एक बच्चे की नजर उस बच्चे के 100 रुपए में पड़ी, उस बच्चे की नजर दूसरे बच्चे के 100 रुपए में पड़ी। मतलब अब हमने क्या करी? इन बच्चों के बीच इंटरेक्ट करने की एक कंडीशन डेवलप कर दी, इनको पास लाकर। जैसे कि इन सोडियम एटम्स को पास लेकर आए तो इन्होंने क्या? इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? वो बच्चे क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। अब मैं इंटरेक्शन को ऐसे बता रहा हूं कि सारे बच्चे एक दूसरे के पैसे छुड़ाएंगे, ठीक है? इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, इंटरेक्शन स्टार्ट होता है तो एक दूसरे की एनर्जी क्या करते जाते हैं? कम करते जाते हैं, ठीक है? या कुछ की एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ की एनर्जी कम हो जाती है। तो वैसे ही वो जो बच्चे एक दूसरे के पैसे छुड़ाएंगे और थोड़ी देर के बाद हम बोलेंगे भाई आप शांत हो जाओ, ठीक है, बहुत हो गया। तो अब एक एक बच्चे के उस एक पॉकेट के अमाउंट को काउंट करेंगे तो क्या होगा? क्या सभी के पॉकेट में अभी भी 100 रुपए आएंगे? नहीं, किसी के पॉकेट में 100 रुपए से ज्यादा अमाउंट आएगा, किसी के पॉकेट में 100 रुपए से कम अमाउंट आएगा। तो मैं अब एक बच्चे को जिसके पास 100 से कम अमाउंट है उसको यहां से डिनोट करूंगा, जिसके पास 100 रुपए से ज्यादा अमाउंट है उसको इस लाइन के थ्रू डिनोट करूंगा। जबकि पहले सबके सब 100 रुपए वाली लाइन को बिलोंग कर रहे थे, अब ये डिफरेंट लाइंस को बिलोंग करेंगे। जिनके पास 100 से ज्यादा वो ऊपर वाली लाइन से, जिनके पास 100 से कम वो नीचे वाली लाइन से। इस तरीके से हम इन बच्चों को डिनोट करेंगे। तो अब इनका जो लेवल है वो एक नहीं रहा। अब इनके एक पॉकेट में जो अमाउंट है वो एक सिंगल वैल्यू वाला अमाउंट नहीं रहा जो कि सिर्फ एक लेवल को बिलोंग कर रहा था। अब ये डिफरेंट लेवल्स को बिलोंग करेंगे, डिफरेंट लेवल के अमाउंट को बिलोंग करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब सोडियम एटम को पास लेकर आते हैं तो इनके इंटरेक्शन की वजह से आपस में एक दूसरे की एनर्जी को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। पहले सारे एटम इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहे थे, इस लाइन को बिलोंग कर रहे थे, -100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली लाइन को। अब एनर्जी चेंज होने के बाद जिनकी एनर्जी इससे ज्यादा हुई वो इससे डिनोट करेंगे, जिसकी इस लेवल को बिलोंग कर रही वो इस लेवल से इस लेवल पर ड्रॉ किया जाएगा, जिस एटम की एनर्जी इस लेवल को बिलोंग कर रही वो यहां से डिनोट करा जाएगा। तो ये सबके सब अलग अलग एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। कौन? इनका 3s मेन एनर्जी लेवल। और फिर एक लेवल नहीं होता बल्कि डिफरेंट एनर्जी के न्यू लेवल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब एक 3s में एक एनर्जी बैंड बन जाता है। इसकी विड्थ है, सिंगल लेवल है, इसकी एक विड्थ, इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। तो इस तरीके से सोडियम के 3s मेन एनर्जी लेवल में एक एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन हुआ। अब आप ये देख रहे होंगे
कि यहां तक तो मैंने लेवल्स बना दिए, मतलब ये जो बैंड है ना, ये पूरी ये जो स्ट्रिप दिख रही है आपको, ये जो पूरी जो स्ट्रिप दिख रही है, ये स्ट्रिप मैंने आधी तो भर दी एनर्जी लेवल से, और इस स्ट्रिप का आधा वाला पोर्शन क्या है, मैंने खाली रख दिया। इसका हाफ पोर्शन मैंने, ये जो अपर हाफ पोर्शन है ये खाली रख दिया। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए कि 3s में इक्वल एनर्जी के दो प्लेसेस थे। बताओ 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम कितने? 2 आ सकते हैं ना 3s में। मतलब इक्वल एनर्जी के कितने प्लेसेस वैकेंट, मतलब कितने प्लेसेस अवेलेबल हैं? 2 3s में। और उनमें से क्या हुआ, उनमें सोडियम के जो सोडियम एटम में 3s में हम देखें तो क्या एक इलेक्ट्रॉन उस एक प्लेस को ऑक्यूपाई कर चुका, एक प्लेस अभी भी वैकेंट है। ये एक प्लेस अभी भी वैकेंट है, एक प्लेस अभी भी वैकेंट है 3s में। जरा सोचिए कि अगर यहां भी इलेक्ट्रॉन होता तो इस इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से जो इंटरेक्शन होता, उसकी वजह से भी एनर्जी के न्यू लेवल का क्रिएशन होता। और अगर वो न्यू एनर्जी के लेवल का क्रिएशन होता तो यहां से यहां तक होता। बहुत सारे जो न्यू एनर्जी के लेवल आते वो यहां से यहां तक आते। अगर इलेक्ट्रॉन होता, नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो न्यू एनर्जी के लेवल नहीं बन पाए। पर हां, बनने की पॉसिबिलिटी तो है, इसलिए हम इसको आधा क्या करेंगे, खाली रखेंगे। अगर कभी इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो फिर वो सॉलिड फॉर्मेशन के बाद अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो ऐसे किसी एनर्जी लेवल को वो एटम बिलोंग करेगा। इसलिए ये जो एनर्जी बैंड हमने 3s में बनाया, ये आधा खाली आधा भरा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। दूसरी चीज सुनो, ये 3s में एनर्जी बैंड बना, हाँ सोडियम के 3s में एनर्जी बैंड बना, जब सोडियम का सॉलिड हमने बनाया। ओके, सॉलिड में बनता है। एक और बात बताता हूं कि सोडियम के कितने एटम लिए, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, सोडियम के कितने एटम्स लिए, नंबर ऑफ n नंबर ऑफ सोडियम एटम्स हमने लिए। प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि एक एटम एक न्यू एनर्जी लेवल को बिलोंग करेगा, दूसरा एटम दूसरे नए एनर्जी लेवल को बिलोंग करेगा, तीसरा एटम तीसरे नए एनर्जी लेवल को बिलोंग करेगा। तो जरा बताइए कि n नंबर ऑफ एटम्स कितने एनर्जी लेवल को बिलोंग करेंगे? तो n नंबर ऑफ एटम्स यहां से लेकर यहां तक n लेवल्स को बिलोंग करेंगे। यहां से लेकर यहां तक कितने न्यू एनर्जी लेवल का फॉर्मेशन होगा? इस तरीके से यहां से यहां तक n न्यू एनर्जी लेवल का फॉर्मेशन होगा। ओके, अच्छा कितने हो सकते थे भाई? एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें एक लेवल बना, दूसरे सोडियम का दूसरा एक इलेक्ट्रॉन, उसने एक, ऐसे n लेवल का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा एक और प्लेस में इलेक्ट्रॉन होता तो यहां पर भी न्यू एनर्जी लेवल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो n लेवल्स तो कंप्लीटली फिल्ड है जहां पर इलेक्ट्रॉन है, और यहां से लेकर यहां तक कितने n लेवल्स वैकेंट हैं, n लेवल्स खाली हैं। इलेक्ट्रॉन होते तो यहां पर भी न्यू एनर्जी के लेवल का फॉर्मेशन हो जाता। समझिए जरा इसको। तो n लेवल्स ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ऑक्यूपाई करेंगे, एटम्स ऑक्यूपाई करेंगे, और जो n लेवल्स हैं वो खाली रहेंगे। तो इस तरीके से सोडियम के सॉलिड फॉर्मेशन के बाद उसके 3s लेवल में एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होता है। तो 3s में जो एनर्जी बैंड बना वो हाफ फिल्ड होता है न्यू एनर्जी के लेवल से, और हाफ एम्प्टी होता है। इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। तो 3s में क्या हुआ? हाफ फिल्ड हाफ एम्प्टी। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात यह है, ये n लेवल तो बने, ठीक है, टोटल
2n लेवल्स बनने थे, यहां से यहां तक टोटल कितने लेवल्स होंगे, 2n लेवल्स होंगे, 2n लेवल्स होंगे। और उसमें n लेवल्स को ही एटम ने क्या किया, ऑक्यूपाई किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक था। और n लेवल्स वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाए क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसलिए हमने आधे n लेवल्स को क्या करा, टोटल 2n है तो 2n में से आधे मतलब n लेवल्स को हमने वेकेंट रखा है, खाली रखा है, और n लेवल्स को फिल कर लिया। ये हुआ, ये इंटरेक्शन की वजह से। तो अब क्या होता है कि इस बैंड की, ये जो एनर्जी बैंड है, इसकी जो विड्थ होती है, यहां से लेकर यहां तक की जो चौड़ाई होती है, जो विड्थ होती है, वो काफी ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें आपस में भयंकर इंटरेक्शन होता है, और वो जबरदस्त तरीके से क्या करते हैं, एक दूसरे एटम की एनर्जी को चेंज करते हैं। तो यहां पर वेल सेपरेटेड एंड वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स का फॉर्मेशन होता है, और इस वजह से इस एनर्जी बैंड की जो विड्थ होती है यहां से यहां तक वो ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है, नीचे वाले एनर्जी बैंड के कंपैरिजन में। देखिए भाई, नीचे जो एनर्जी बैंड बनेगा, मैं बात कर रहा हूं, और थोड़े नीचे के इलेक्ट्रॉन पर आ जाओ, ये वाले इलेक्ट्रॉन पर आ जाओ, 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन पर आ जाओ। अब 2s और 2p ये लेवल्स क्या है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, तो यहां पर भी इंटरेक्शन होगा, पर उतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा जितना कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ने किया। यहां पर जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये थोड़े अंदर की तरफ है, न्यूक्लियस के थोड़ा नजदीक पहुंच गए, तो यहां पे इंटरेक्शन नहीं होगा। तो यहां पे एनर्जी की जो वैल्यूज है उसमें बहुत ज्यादा सेपरेशन क्रिएट नहीं होगा, मतलब इसमें वेल सेपरेटेड एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन नहीं होगा, थोड़ा सा सेपरेशन कम रहेगा। अच्छा, थोड़ा और नीचे चले जाए, और हम न्यूक्लियस की तरफ चले जाएं, तो फिर जो एक और एनर्जी बैंड बनेगा उसकी विड्थ भी क्या रहेगी, उसकी विड्थ भी कम रहेगी। क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि ऊपर वाले या आउटर लेवल्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हुआ। ठीक है, ये 3s मान लो, 2p मान लो, 2s मान लो, और जो 1s है ये तो न्यूक्लियस के काफी क्लोज है, इस पर इंटरेक्शन बहुत ही कम होगा, और इसीलिए न्यू एनर्जी के लेवल्स बहुत दूर दूर ज्यादा डिफरेंस के साथ नहीं बनेंगे। तो ये जो एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन 1s में हुआ वो बहुत ही पतला सा होगा, उसकी विड्थ काफी कम होगी, क्योंकि यहां पर एनर्जी ज्यादा सेपरेट नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये इनर मोस्ट लेवल है, और इनर मोस्ट लेवल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ज्यादा होता है, उस पर दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन का या दूसरे एटम का जो इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए यहां पर ज्यादा सेपरेशन नहीं होगा। यहां पे थोड़ा ज्यादा सेपरेशन होगा, यहां पर और ज्यादा सेपरेशन होगा क्योंकि इंटरेक्शन ज्यादा होगा, और यहां पर सबसे ज्यादा सेपरेशन होगा, वेल डिफाइंड लेवल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहां पे इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होगा। ओके, इस तरीके से हमने सोडियम में एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन देखा, सोडियम सॉलिड। ठीक है, एटम की बात मत करना, एटम में एनर्जी बैंड का कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना। एनर्जी बैंड आप बोलते हो कि भाई एनर्जी बैंड इन एटम्स, तो नो सिग्निफिकेंस, इट हैज नो सिग्निफिकेंस, नोट कीजिए इसको। नोट कीजिए जल्दी से। देखिए, अब इसके बाद एनर्जी बैंड से रिलेटेड कुछ टर्म्स में बता रहा हूं। आप यहां देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
ये जो लेवल्स हैं ये बिल्कुल हाईएस्ट एनर्जी लेवल्स हैं, ये हायर एनर्जी लेवल्स, इनसे कंपेयर करें तो ये हायर एनर्जी लेवल्स हैं। तो ध्यान से सुनना, इन हायर एनर्जी लेवल्स completely filled energy levels in which valence electrons are present, फिर से बोल रहा हूं, in higher energy levels completely filled energy levels or completely filled energy bands in which valence electrons are present are called valence band। तो इससे रिलेटेड जो एक टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड, और इसको डिनोट करेंगे VB से। तो हायर एनर्जी लेवल्स में देखें कि यहां से यहां तक देखिए, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस बैंड में है। 3s1 का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो होता है, और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो ये न्यू एनर्जी लेवल का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो न्यू एनर्जी लेवल्स हैं इनसे रिलेटेड कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो एनर्जी बैंड होगा ये वाला, ये यहां से आता है, इसको बोलेंगे वैलेंस बैंड। दूसरा, इन हाईएस्ट एनर्जी लेवल्स, which are completely empty, which is completely empty। तो ऐसे एनर्जी लेवल जो कंप्लीटली एम्प्टी है, इन विच कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जिसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो कंडक्टिविटी डिसाइड करते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और वो लेवल्स क्या होते हैं? कंप्लीटली एम्प्टी होते हैं, उसमें कोई न्यू एनर्जी के लेवल्स का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ होता है, पर हाँ वो खाली होते हैं इस तरीके से। इनको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो आप यूं समझ सकते हैं कि इन हायर एनर्जी लेवल्स कंप्लीटली एम्प्टी एनर्जी बैंड्स, इन हायर एनर्जी लेवल्स कंप्लीटली एम्प्टी एनर्जी बैंड्स आर कॉल्ड कंडक्शन बैंड, और इनको CB से डिनोट करते हैं। और जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्हीं बैंड से एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। और जस्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी बैंड्स, जस्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी बैंड्स आर कॉल्ड वैलेंस बैंड। तो जो वैलेंस बैंड होते हैं उनसे एसोसिएटेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वैलेंस बैंड। अच्छा, आप सोडियम में देखिए, मैं आपको साथ साथ इसका सोडियम इज ए गुड कंडक्टर, तो कैसे ये अच्छा कंडक्टर होता है, तो मैं इसका मैकेनिज्म भी आपको साथ साथ समझा देता हूं कि आप देखिए कि इसके 3s में ही क्या बन गया, वैलेंस बैंड बन गया और कंडक्शन बैंड भी बन गया, एक ही एनर्जी लेवल में। तो कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है, हम एक और टर्म अभी समझने जा रहे हैं, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच जो एनर्जी का गैप होता है उसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अभी और मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये जो एनर्जी गैप है कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच, ये बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। और इस वजह से क्या होता है कि जैसे ही हमने एक सोडियम के
क्रिस्टल पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, एक बैटरी है, एक फिर सेल लगाया, बैटरी और सेल लगाया, तो बड़े आराम से यहां का जो इलेक्ट्रॉन है, बैटरी ने मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया, तो बड़े आराम से बहुत ही कम एनर्जी डिमांड करके ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां चला गया, ये इलेक्ट्रॉन है ये यहां से यहां चला गया, ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चला गया, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, सिस्टमेटिक मोशन स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगे तो करंट इधर फ्लो होने लगी, इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगे, करंट इधर फ्लो होने लगी, और इस वजह से क्या हुआ, सोडियम जैसे कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए सोडियम एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है, क्योंकि उसके कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। ऐसा मत बोला जीरो ही होता है, क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी डिमांड करता है ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने के लिए। तो जितनी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए करता है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, और ये वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जितनी भी एनर्जी डिमांड करता है वो होता है एनर्जी गैप। ओके, तो बहुत थोड़ी सी एनर्जी डिमांड करके यहां का वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और कंडक्शन बैंड में उसको मूव करने के लिए बहुत सारे स्पेस क्या मिलते हैं, खाली मिलते हैं। क्योंकि जब तक खाली प्लेसेस नहीं मिलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे एटम में मूव नहीं कर पाएगा। इनको मिल जाते हैं खाली स्पेस, तो इन खाली स्पेस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर पाते हैं, और इसलिए सोडियम एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है। तो सोडियम एक अच्छा कंडक्टर है, इसके मैकेनिज्म को हमने समझा एनर्जी बैंड की थ्योरी से। चलिए दूसरे कंडक्टर की तरफ जाते हैं। सोडियम का पिक्चर आप अच्छे से बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। अभी एक टर्म और समझाना बाकी है, कौन सी, अभी वैलेंस बैंड को भी अच्छे समझेंगे और कंडक्शन बैंड को समझेंगे, और एक थर्ड टर्म कौन सी है, एनर्जी गैप, और उसमें एक और नाम आता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। देखते हैं क्या, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। ओके, ये पूरी तरह से नहीं मिटा रहा हूं मैं, चलिए ठीक है। अब हम लोग एक और कंडक्टर की बात करें। ये सोडियम और सोडियम लाइक कंडक्टर था, सोडियम लाइक कंडक्टर्स, उसका एनर्जी बैंड डायग्राम ये था। ओके, अब हम लोग बात करते हैं जिंक, Zn, जिंक लाइक कंडक्टर्स। जिंक भी एक कंडक्टर होता है, बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है। तो जिंक लाइक कंडक्टर्स की हम लोग बात करें, Zn की बात करें। आप ये बताइए कि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, मैं हायर उसकी बात करूं, हायर एनर्जी लेवल्स की बात करूं, तो आई थिंक ये होता है 3d10 एंड 4s2 और 4p empty, 4p खाली, ये होता है ऐसे होता है। तो 3d10 4s2 4p खाली, ठीक है। मतलब आप अगर हायर एनर्जी लेवल में देखें तो हायर एनर्जी लेवल में 4s क्या है, 4s कंप्लीटली फिल्ड है, और 4p कंप्लीटली एम्प्टी है, 4p कंप्लीटली एम्प्टी है, 4p खाली है पूरी तरह से। ओके, 4p खाली है, और ये जो 4s और 4p है ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड और ये कंप्लीटली एम्प्टी, ये एक मेन एनर्जी लेवल में, इनका जो मेन एनर्जी लेवल है ना, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो है 4। मतलब इस एक मेन एनर्जी लेवल में एक कंप्लीटली फिल्ड है और एक कंप्लीटली एम्प्टी, जाने।
अब हम एटम की बात करें ना, अगर एटम की बात करें तो 4s और 4p की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप आइसोलेटेड एटम की बात करें, सिर्फ जिंक का एक एटम ले लें तो उसके 4s और 4p में ज्यादा गैप नहीं होता, क्योंकि इनका मेन एनर्जी लेवल 4 है, एक ही मेन एनर्जी लेवल में ये दो 4s और 4p दो लेवल्स, तो ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होता। मतलब ऐसा समझ लो कि 4s ये है, ये 4s है, तो ये 4p, ये 4p का एनर्जी लेवल हो गया, ये 4s का एनर्जी लेवल हो गया। अब जब एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन 4s में होता है, ये 4s में होता है इंटरेक्शन के बाद, सॉलिड फॉर्मेशन के बाद, तो 4s में यहां से ऊपर तक भी न्यू एनर्जी के लेवल का फॉर्मेशन होता है और यहां से नीचे तक भी एनर्जी के लेवल का फॉर्मेशन होता है। तो 4s में जो एनर्जी के लेवल का फॉर्मेशन हुआ वो किस तरीके से हुआ, देखिए कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी लेवल्स में, मतलब एनर्जी में जो कंप्लीटली फिल्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है 4s2 में, उनमें जो एनर्जी न्यू एनर्जी के लेवल का फॉर्मेशन हुआ वो इस तरीके से एक बैंड 4s में बना देगा ऐसे करके। ये बैंड क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। ये एनर्जी बैंड कंप्लीटली फिल्ड होगा, ये बन गया। और कंप्लीटली फिल्ड बैंड और ये जो 4s के जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी बैंड में प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड, VB। ओके, तो ये बन गया एक एनर्जी बैंड, काय में, 4s। ठीक है, मतलब 4s का लेवल यहां पे रहा होगा और एनर्जी बैंड फॉर्मेशन में न्यू एनर्जी के लेवल का फॉर्मेशन हुआ, तो जो मेन लेवल था ना पुराना वाला, उससे ऊपर भी नए एनर्जी के लेवल बने और नीचे भी न्यू एनर्जी के लेवल बने, और बहुत सारे एनर्जी लेवल ऊपर और नीचे बन गए, तो फिर इस तरीके से एक बैंड बन गया, एनर्जी बैंड बन गया। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बैंड है, इसलिए इसको वैलेंस बैंड बोलेंगे। ठीक है, अब ये देखिए 4s था और ये 4p था, तो 4s स्प्लिट होकर यूं चला। अच्छा 4p के साथ भी तो ऐसे ही होगा, 4p एक लेवल था, 4p के ऊपर भी न्यू एनर्जी के लेवल बन सकेंगे अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो, और नीचे भी न्यू एनर्जी के लेवल्स बन सकेंगे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऐसा 4p में भी होता है। अब 4p में ऐसा होने की वजह से, देखिए 4p का मेन लेवल ये था, ये मेन लेवल था। अब इसके नीचे भी न्यू एनर्जी के लेवल का फॉर्मेशन होगा और उसके ऊपर भी न्यू एनर्जी के लेवल का फॉर्मेशन होगा। और ध्यान रखना, ये जो एनर्जी बैंड मैं बना रहा हूं ये कंप्लीटली एम्प्टी है। ये येलो कलर के चौक से जो एनर्जी बैंड बना रहा हूं ये कंप्लीटली खाली है। तो देखो भाई सुनो, ये था मान लो 4p का लेवल, ये था मान लो 4s का लेवल, तो 4s लेवल इस तरीके से इस बैंड में स्प्लिट हुआ और 4p लेवल जो यहां था वो इस तरीके से स्प्लिट हुआ। तो आप देख रहे हैं इतने पोर्शन में ऊपर वाले और नीचे वाले बैंड ने क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। ये जो बैंड है इसका लोअर एनर्जी लेवल इतना नीचे चला गया और 4s का हायर एनर्जी लेवल इतना ऊपर आ गया कि ऊपर वाला जो एम्प्टी एनर्जी लेवल है जो कि कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड का लोअर एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड का अपर और हायर एनर्जी लेवल, ये एक दूसरे में क्या कर जाते हैं, ओवरलैप। देखिए ये है, ये क्या है, चलो जैसे देखता हूं, पहले लेवल था, अब ये बैंड बन गए, ये बैंड बन गए ऐसे, पर ऐसा नहीं होता, ये ऐसा हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे जो नीचे वाला एनर्जी बैंड है उसकी हाईएस्ट एनर्जी थोड़ी ऊपर आ गई और जो ऊपर वाला एनर्जी बैंड है उसकी लोएस्ट एनर्जी और ज्यादा नीचे आ गई। तो इन्होंने यहां पे क्या कर लिया, इतने पोर्शन में क्या किया, ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हो यहां से यहां तक था, यहां से यहां तक इतना पोर्शन जो देख रहे हो, इतने पोर्शन में इन्होंने क्या किया, ओवरलैप कर लिया। इतने पोर्शन में इन्होंने क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। ये ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, ये ओवरलैपिंग होगी। अब इस ओवरलैपिंग की वजह से इनके बीच जो एनर्जी गैप था ईजी मतलब एनर्जी गैप, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। गैप ई जीरो,
कहां है गैप? कोई गैप ही नहीं, गैप जीरो। अब गैप अगर जीरो हो गया तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मैं एक डायग्राम बनाऊं तो ये जिंक बनाया, जिंक का ये है मान लो 4s, 4s में एक दो इलेक्ट्रॉन, और जस्ट इसके ऊपर है 4p खाली, दूसरा जिंक एटम बनाया तो इसका है ये 4s, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक दो, और ये है 4p जो कि खाली है, एक और एटम बना दिया चलो, और उसका ये है 4s जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, और 4p जस्ट उसके ऊपर विथ नेग्लिजिबल एनर्जी गैप जो खाली है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ऐसे करके। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे क्या करेगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसके 4s का इलेक्ट्रॉन इसके 4s की प्लेस को ऑक्यूपाई नहीं कर पाता। ध्यान रखना, पहले वाले जिंक एटम के 4s का इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले जिंक एटम के 4s की पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं कर पाता, इसके 4s में नहीं जा पाता। इसके 4s का इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले जिंक एटम के 4s वाले प्लेस पर नहीं जा पाता। क्यों नहीं आ पाता? अरे 4s में जगह ही दो है। 4s में कितनी जगह होती हैं, कितनी पोजीशंस वैकेंट होती हैं? दो। और वो दोनों की दोनों पोजीशंस 4s2 की वजह से क्या होगी, कंप्लीटली ऑक्यूपाइड होगी। कंप्लीट ऑक्यूपेंसी की वजह से इसके 4s का इलेक्ट्रॉन दूसरे के 4s वाले लेवल में नहीं जा पाएगा, और दूसरे के 4s का इलेक्ट्रॉन तीसरे जिंक के 4s लेवल में नहीं जा पाएगा। तो इस वजह से क्या होना चाहिए, इसको कंडक्ट ही नहीं करना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही नहीं हो रहा तो इसको कंडक्ट ही नहीं करना चाहिए, वरना ही ये तो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो कैसे अच्छा होता है ये? तो ये ऐसे होता है कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड से नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये गैप जीरो होता है, नेग्लिजिबल एनर्जी गेन करके कहां पे आ जाते हैं, ये अपने ये इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें आ जाते हैं। कहां पर? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में आ गए, मतलब ये लेवल में आ गए। अब इस लेवल से कूद करके अगले वाले के इस खाली 4p खाली वाले लेवल में चले गए, यहां से कूद करके वो अगले वाले के खाली मतलब 4p एनर्जी लेवल में चले गए, क्योंकि वो खाली है ना, तो उसमें आ सकते हैं आराम से इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन उस खाली खाली जगह को यूज करते हुए कंडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, कंडक्टिविटी को, जिंक की कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, और जिंक एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है। इस वजह से बिकॉज ऑफ जीरो एनर्जी गैप जिंक इज ए गुड कंडक्टर। ठीक है, तो ये है जिंक का एनर्जी बैंड डायग्राम, नोट कीजिए। और जिंक जैसे जो दूसरे कंडक्टर्स होते हैं उनका भी एनर्जी बैंड डायग्राम ऐसा होता है, इसमें एनर्जी गैप जीरो होता है। एनर्जी गैप जीरो होता है। ओके, एक और बात मैं समझा ही देता हूं आपको। लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, देखिए क्या होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। आप पहले यहां समझें, कोई भी एक बैंड आपने ले लिया, कोई भी एक एनर्जी बैंड आपने ले लिया, ये एनर्जी बैंड ले लिया, ये एनर्जी बैंड ले लिया। तो ये जो एनर्जी बैंड है ना, इस एनर्जी बैंड में यहां से लेकर यहां तक
इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ही एनर्जी के लेवल्स का फॉर्मेशन हुआ। ये इतने बैंड में ही एनर्जी के लेवल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो बताओ, अगर मैं इस एनर्जी बैंड की बात कर रहा हूं तो इस एनर्जी बैंड का ये क्या है, ये क्या है? तो ये जो लाइन में बना रहा हूं, ये लाइन इस एनर्जी बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल है। क्या है? ये लाइन इस एनर्जी बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल है। अच्छा, अब ये दूसरे एनर्जी बैंड की बात करें, उसके ऊपर वाले एनर्जी बैंड की बात करें, तो ये लाइन क्या है? चलो दूसरे कलर से बनाओ। ये लाइन क्या है? ये लाइन इस बैंड के ऊपर वाले बैंड की लोएस्ट एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये लाइन नीचे वाले एनर्जी बैंड के हाईएस्ट एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लाइन इस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल, और ये वाली लाइन ये ऊपर वाले इस एनर्जी बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल है। ओके, तो नीचे वाले बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल और ऊपर वाले बैंड का जस्ट उसके ऊपर जो बैंड है उसका लोएस्ट एनर्जी लेवल, इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच देखिए खाली है, कुछ नहीं है यहां, सन्नाटा, कुछ नहीं है यहां, खाली है। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये खाली किससे है? ये खाली है एनर्जी लेवल से। मतलब एनर्जी लेवल्स यहां पर फॉरबिडन है। इस गैप में, ये जो गैप देख रहे हो, इसमें एनर्जी लेवल क्या है? फॉरबिडन है, नहीं है। तो इसी को बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक के इस एनर्जी के गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, ओके, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब ये यूज किस लिए करा जाता है? देखिए लोअर लेवल में भी। अच्छा, इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि अगर यहां के इलेक्ट्रॉन को, कौन से? नीचे वाले लेवल के इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाले बैंड के लोएस्ट लेवल में जाना है, नीचे वाले बैंड के हाईएस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को, हाईएस्ट एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाले एनर्जी बैंड के लोएस्ट एनर्जी लेवल में जाना है, तो इतनी एनर्जी उसको, इस गैप के इक्वल एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और एक और चीज है, अगर यहां का इलेक्ट्रॉन जो कि लोएस्ट एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन है, अगर वो यहां से ट्रांजिशन करके यहां आता है, उसके नीचे वाले एनर्जी लेवल में आता है, यहां पर जो कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल है इस बैंड का, तो इतनी ईजी के बराबर, एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी का वो फोटोन क्या करेगा? एमिट करेगा। जब हायर से लोअर लेवल में ट्रांजिशन होता है तो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में क्या होती है? इमिट होती है, रिलीज होती है। और लोअर से हायर लेवल में जब हम इलेक्ट्रॉन को भेजना चाहते हैं तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, इसका यूज हम लोग हायर एनर्जी लेवल्स के लिए करते हैं, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के लिए ही करते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट डेफिनेशन बताता हूं फॉरबिडन एनर्जी गैप की। फॉरबिडन एनर्जी गैप की लिखिए, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इसमें देखिएगा कि हमने एक कंडक्शन बैंड बनाया, ये हमने कंडक्शन बैंड बनाया, इसको सीबी से डिनोट किया। ये हमने वैलेंस बैंड बनाया और इसको हमने वीबी से डिनोट किया। ये वैलेंस बैंड बनाया, इसको वीबी से डिनोट किया। वो कंडक्शन बैंड बनाया, कंडक्शन बैंड को सीबी से डिनोट किया। ओके, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड एम्प्टी।
VB से डिनोट किया। अब ये क्या है, ये है वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल और ये है कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल। इस टर्म का यूज एनर्जी गैप जो है ना Eg, इस फॉरवर्ड एनर्जी गैप, इसका यूज करा जाता है इन्हीं के लिए, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के लिए। तो ये लेवल क्या है, ये लेवल है वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल और ये लेवल क्या है, ये कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल। ओके, तो वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड के लोएस्ट एनर्जी लेवल के बीच जो एक गैप देख रहा हूं ना, इस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो नोट कर लीजिए, व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इन हायर एनर्जी लेवल्स difference of lowest energy in conduction band in higher energy levels, difference of lowest energy in conduction band, ये lowest energy in conduction band, and highest energy in valence band. In higher energy levels, lowest energy in conduction band and highest energy in valence band, difference of, फिर से बोल रहा हूं, in higher energy levels, difference of lowest energy in conduction band and highest energy in valence band is called forbidden energy gap, Eg. ठीक है, सोडियम में आप देखें तो कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच ऐसा कोई एनर्जी गैप नहीं होता, इसलिए सोडियम एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है। जिंक में देखें, इसमें देखें तो इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, मतलब वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऊपर चला गया कंडक्शन बैंड के लोएस्ट एनर्जी लेवल से, तो इन्होंने पार्शियली ओवरलैप कर लिया। तो यहां पर एनर्जी गैप क्या हो जाता, जीरो। ये एनर्जी गैप जीरो, मैं आपको बता चुका हूं, ये एनर्जी गैप ही डिसाइड करता है कि वैलेंस बैंड के इस हाईएस्ट एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड के इस लोएस्ट एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करना है, तो इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। अगर कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के हाईएस्ट एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करता है, तो वो इतनी एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। तो जिंक में क्या होता है, ये गैप जीरो हो जाता है और इस वजह से इजीली यहां का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है और वो इस मटेरियल की कंडक्टिविटी को काफी बढ़ा देता है, इसलिए ये अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। ओके, इसलिए ये और सोडियम अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी गैप। ओके, अब हम बात करते हैं एक और मटेरियल की, और वो है इंसुलेटर। ये एनर्जी गैप आप लोग नोट कर लीजिएगा, सोडियम में काफी कम होता है, बिल्कुल ठीक है, और इसमें अगर हम लोग जिंक की बात करें तो पार्शियल ओवरलैपिंग की वजह से ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन इंसुलेटर। एक इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है, उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। इंसुलेटर में कैसा होता है, इंसुलेटर में कैसा होता देखते हैं। तो थर्ड है एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में क्या होता है वो देखते। तो इंसुलेटर में क्या होता है, अब मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपको एनर्जी बैंड डायग्राम। इंसुलेटर में ये कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी,
दिस इज Cb एंड वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, मतलब सभी इसमें एनर्जी के लेवल कंप्लीटली भरे होते हैं ऐसे। ये वैलेंस बैंड हो गया। ये वैलेंस बैंड हो गया। और वैलेंस बैंड का हायर एनर्जी लेवल ये है, कंडक्शन बैंड का लोअर एनर्जी लेवल ये है। तो यहां से यहां तक ये क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये Eg होता है। और जो Eg है फॉरबिडन एनर्जी गैप, इट इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काफी ज्यादा होता है। और डायमंड में अगर हम इस एनर्जी गैप की बात करें तो ये होता है करीब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काफी ज्यादा एनर्जी गैप है। इंसुलेटर में ये ऐसा होता है। ओके, तो इंसुलेटर में वैलेंस बैंड यहां होता है, कंडक्शन बैंड एक बहुत बड़े एनर्जी गैप के साथ ऊपर होता है। तो और ये खाली होता है, खाली है, ये कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। अब हम बैटरी लगाते हैं, एक सिंपल बैटरी लगाई, तो सिंपल क्या, बहुत स्ट्रॉन्ग बैटरी भी वैलेंस बैंड के यहां के इलेक्ट्रॉन को यहां नहीं ले जा पाती, क्योंकि ये एनर्जी का जो डिफरेंस है, जो गैप है, बहुत ज्यादा है। और इस ज्यादा गैप की वजह से यहां का इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जा पाता, और ये पूरी तरह से भरा हुआ बैंड है, तो यहां का इलेक्ट्रॉन इस बैंड के थ्रू भी कंडक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि कोई भी जगह इन इलेक्ट्रॉन को अपने आसपास वाले एटम में इस बैंड के पूरे भरे होने की वजह से खाली जगह नहीं मिल पाती, और खाली जगह नहीं मिलने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाते एक एटम से दूसरे, दूसरे से तीसरे में, और इस वजह से, और यहां तो जा नहीं पाते, तो इस वजह से ये जो मटेरियल्स होते हैं ये कंडक्ट नहीं करते इस एनर्जी गैप की वजह से। तो इंसुलेटर्स में एनर्जी बैंड डायग्राम ऐसा, और उनका जो एनर्जी बैंड डायग्राम ऐसा, और उनका जो गैप है वो काफी ज्यादा होता है, इस वजह से कंडक्ट नहीं करता। अब हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की। अगला जो हमारा मेन इंटरेस्ट का जो मटेरियल है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, उसको देखते हैं कि उसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होता है। तो ध्यान से देखिएगा जरा, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जैसे कि एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का एटम कंसीडर करता हूं, सिलिकॉन 14, सिलिकॉन 14, सिलिकॉन 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, हो गए 14, हो गए 10 इधर हो गए 4 इधर, ठीक है 14 हो गए, सिलिकॉन 14। तो ये है सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए होता क्या है, इसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम, मैं डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा, अभी हमें पढ़ना तो यही है, पर अभी सिर्फ आप इसका एनर्जी बैंड डायग्राम समझ लीजिए। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम इंसुलेटर से काफी कुछ मिलता जुलता है। इंसुलेटर कैसे मिलर होता है, कैसा, देखो इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है, तो सेमीकंडक्टर में भी कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो सेमीकंडक्टर में भी क्या होता है, सेमीकंडक्टर में भी क्या होता है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है।
कंप्लीटली फिल्ड होता है। दोनों का जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो सिमिलर दिख रहा है। कंडक्शन बैंड एम्प्टी, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड। डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यहां पर दिख रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है जो इस मटेरियल को इस मटेरियल से अलग कर देता है। तो यहां पर जो ये गैप देख रहे हो ना, एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? इंसुलेटर में ये होता है मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेमीकंडक्टर्स में होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन में ये एनर्जी गैप होता है करीब 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन में, फॉर सिलिकॉन एनर्जी गैप इज अराउंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होता है जर्मेनियम, तो इसमें जो एनर्जी गैप होता है ये होता है अराउंड 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम में ये एनर्जी गैप होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें देख रहे हैं आप, मॉडरेट है, ऐसा भी नहीं बोल सकते जीरो है, और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है? 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये वैलेंस बैंड तो कंप्लीटली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी, और एक नॉर्मल बैटरी यहां के इलेक्ट्रॉन को यहां नहीं ले जा पाती। इसलिए 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल जैसा बिहेव करते हैं, इंसुलेटर जैसा। पर जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, उससे क्या होता है? उससे वैलेंस बैंड के हायर एनर्जी लेवल के कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे जाते हैं, और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हायर एनर्जी लेवल इन वैलेंस बैंड ट्रांजिट टू कंडक्शन बैंड। तो इनका ट्रांजिशन हो जाता है वैलेंस से कंडक्शन बैंड जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं एनर्जी गेन, और थोड़े से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाने की वजह से इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। समझ रहे? थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये पूरी तरह से ना तो इंसुलेटर हम इनको बोल पाते हैं, और ना पूरी तरह से कंडक्टर बोल पाते हैं, क्योंकि इतनी भी कंडक्टिविटी नहीं बढ़ती है कि ये कंडक्टर के कंपेरेबल हो जाए। तो इस तरीके से समझना है हमें सेमीकंडक्टर को। तो आपको मैं यही बोलना चाह रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। आपको ये सोचना है कि कंडक्शन बैंड इसका एम्प्टी होता है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, जबकि यहां कुछ और दिख रहा है। 3s2 ये कंप्लीटली फिल्ड है, और 3p ये तो पार्शियली फिल्ड है। ये कंप्लीटली फिल्ड का है, तो इसको कंप्लीटली फिल्ड, उसको कंप्लीटली एम्प्टी क्यों बनाया? इस पे सोचिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आंसर आपको दूंगा। ओके, गुड डे।